अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलविशा महमूद। नाजरीन, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और 2-3 छुट्टियों के बाद जो है आज इंटरबैंक के हवाले से अगर बात करें तो इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में दोनों में ही डॉलर की कदर में आज इजाफा देखा गया है। इसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा रुझान देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट में जितने भी ब्रोकर्स हैं उनका एतमाद पाकिस्तान की मईशत पर बहाल होना शुरू हो चुका है और इस शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। आज भी कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर बढ़ती महंगाई के हवाले से बात करें और अशिया ख़ोर-ओ-नोश के नापैद होने के हवाले से बात की जाए तो मार्केट में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ख़ोर-ओ-नोश इतनी ज़्यादा नापैद हो चुकी है कि गरीब आवाम इसके हवाले से दुहाइयाँ देते नहीं थकते और हमारी गवर्नमेंट की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए जा रहे। अगर स्पेसिफिकली चीनी की कीमत के हवाले से बात करें तो दिन ब दिन चीनी की कीमत में इजाफा होता जा रहा है और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी बिल्कुल नापैद हो चुकी है, चीनी नहीं मिल रही। गरीब आवाम बारहा हुकूमत से इस हवाले से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि चीनी मुहैया की जाए और चीनी के दाम में कमी की जाए, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए थे। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से बिलाखिर एक अच्छा इकदाम उठाया गया है कि चीनी की जितनी भी सप्लाई है उसको एक बार फिर से बहाल करने के लिए गवर्नमेंट एक बार फिर से मुतहरिक हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरे मुल्क में जो चीनी का ज़ख़ीरा है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और पूरे मुल्क को सप्लाई करने के लिए सिर्फ इस वक्त हुकूमत की जानिब से 45,000 मैट्रिक टन चीनी का बंदोबस्त किया गया है। लेकिन क्या पूरे मुल्क के लिए 45,000 मैट्रिक टन चीनी काफ़ी होगी और ये कितने टाइम के लिए पाकिस्तान में चलेगी, ये सवाल एक अहम है क्योंकि गरीब आवाम बारहा हुकूमत से इस हवाले से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि चीनी और दीगर जितनी भी अशिया ज़रूरियाँ हैं वो मार्केट में फ़राहम की जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन, अगर बात करें तो जितनी भी पाकिस्तान के स्मॉल इंडस्ट्री हैं उनको इस वक्त बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बिजली और गैस के बढ़ते हुए निर्ख स्मॉल इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स जिनको कहा जाता है, उनके मालिकान इस वक्त रोते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत से बारहा इस हवाले से वो लोग मुतालबात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बिजली और गैस के निर्ख कम किए जाएँ ताकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ अपने पैरों पर एक बार फिर से खड़ी हो सकें। एक जानिब तो मुल्क में महंगाई की वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ अपने प्लांट्स बंद कर रही हैं, दूसरी जानिब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को भी सेम मसाइल का सामना है और तमाम लोगों की जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं, सनतकारों की तरफ से मुतालबात किए जा रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे खातिर ख्वाह इक़दाम किए जाएँ जिसकी वजह से मुल्क की मईशत में बेहतरी हो। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी हमज़ा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। हमज़ा, कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है। स्टॉक मार्केट में पिछले काफ़ी दिनों से एक अच्छा रुझान देखा जा रहा है, आज भी स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई है। देखिए, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था। जब मार्केट का आगाज़ हुआ तो ग्रीन स्केल से हुआ, लेकिन हमने बाद में देखा कि प्रॉफिट टेकिंग हुई, करेक्शन हुई और KSE 100 इंडेक्स के अंदर हमने नेगेटिविटी भी देखी और पॉजिटिविटी भी देखी। तो मार्केट का इख्तिताम भी ग्रीन स्केल के साथ नहीं हुआ बल्कि रेड स्केल के साथ हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते और उससे गुज़िश्ता हफ्ते यानी तकरीबन 15 दिन की अगर मैं मजमूई तौर पे बात करूं तो कराची स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई थी। आज हमने करेक्शन देखी है और आज 100 इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स की नफसातियत पे बंद हुआ, 25 पॉइंट्स की इसमें कमी देखी गई। तो ओवरऑल आज भी हमने कोई इतनी ज़्यादा मंदी नहीं देखी कारोबार में। एतमाद बहाल रहा, स्टॉक ब्रोकर्स ने जम की ख़रीदारी की, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ रेगुलेशंस होते हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी करनी होती है, कुछ करेक्शन भी देखने में आती है मार्केट में, तो उसकी वजह से आज उतार चढ़ाव देखा गया ट्रांजैक्शंस में। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ शेयर्स का तो 25 मिलियन के शेयर्स आज लेन देन हुआ उनका ओवरऑल। तो कराची स्टॉक मार्केट में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज बहुत ज़्यादा मंदी थी, लेकिन खैर बहरहाल प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और जाहिर सी बात है आज जो ब्रेक लगा है और प्रॉफिट टेकिंग की वजह से तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो ब्लू चिप कंपनीज पर भी आया। लेकिन आज ज़्यादातर ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में लेन देन हुआ, बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में लेन देन हुआ, रिफाइनरी सेक्टर में हमने देखा कि आज इन्वेस्टमेंट आई, फिर IT सेक्टर में हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट आई। तो ओवरऑल आज कराची स्टॉक मार्केट बेहतर रही और जाहिर सी बात है जिस तरीके से IMF ने दोबारा प्लान मांग लिया है टैक्सेस के शेड्यूल, उन्होंने कहा है कि आप हुकूमत से, पाकिस्तानी हुकूमत से कि वो मुहैया करें। ज़राअत और प्रॉपर्टी सेक्टर पर मज़ीद टैक्सेस लगाने की बात की गई है और इस हवाले से उन्होंने हुकूमत से कहा है कि वो हमें अपना एक ग्राफ जो है वो बना के दें और हुकूमत जो है वो उस तैयारियों में मसरूफ़ है। तो जाहिर सी बात है आइंदा आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी सेक्टर पे और एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्सेस लगेंगे। ऑब्वियसली हो सकता है कि मिनी बजट भी आए SRO के ज़रिए नए टैक्सेस का इतलाक़ किया जाए, लेकिन चूँकि ज़्यादा अगर टैक्सेस होंगे तो ऑब्वियसली फिर मिनी बिल पेश किया जाएगा। और देखें, ये तो गुमान किया जा रहा था
बिजनेसमैन की तरफ से कि क्योंकि अब हमने अपनी एक ज़रूरी पॉलिसी अनाउंस कर दी है और ये पूरी ज़रूरी पॉलिसी पे फोकस है पूरी दुनिया का कि और पाकिस्तान अपनी ज़रूरी पॉलिसी को लेकर क्या करने वाला है। जी। तो अब देखें कि यही बात हो रही थी कि आईएमएफ जो है वो ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाएगा और फिर यही हुआ कि अभी आईएमएफ ने बातें करना शुरू कर दी हैं कि हुकूमत जो है वो ज़रूरी सेक्टर पर टैक्सेस लगाए और हम देख रहे हैं कि रियल सेक्टर पे और ज़राअत सेक्टर पर टैक्सेस लगाने की बातें शुरू कर दी हैं और देखें आइंदा आने वाले दिनों में अगर टैक्सेस लग जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन पर भी आएगा और इंडस्ट्रीज़ पर भी आएगा। ठीक है, टैक्सेस बढ़ने से इन्फ्लेशन पे भी इसका असर लाजमी पड़ेगा। हमजा, अगर करेंसी मार्केट के हवाले से बात करें तो डॉलर की कदर में पिछले कुछ दिनों में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने में आया। आज स्पेसिफिकली इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में जो है वो इजाफा देखा गया है। कितना इजाफा हुआ है? 276 से बढ़कर 279 पॉइंट समथिंग का हो गया है इंटरबैंक में डॉलर और 284 से बढ़कर 286 का हो गया है ओपन मार्केट में डॉलर। यानी दोनों जानिब अगर मैं बात करूं तो 2-2.25 का फर्क आ गया है। सही। अब ये जो कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर 2-2.25 बढ़ रहा है तो ये क्यों बढ़ रहा है, इसकी पहले तो ये वजह जानने की जरूरत है। वो वजह ये है कि इंपोर्ट बिल की अदायगी हमारे सर पर खड़ी है। जाहिर सी बात है, देखें डॉलर्स का इन्फ्लो तो हुआ है, आईएमएफ ने आपको पैसे दे दिए, सऊदी अरब ने दे दिए, यूएई ने दे दिए, फिर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये सारे डॉलर्स आपको दे रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट तो अगले हफ्ते आएगा। इस हफ्ते तो अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुए, स्टेट बैंक ने जो इदाद शुमार जारी किए तो उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं हुए। अब इसका अगले हफ्ते पता चलेगा कि जो रुपया है उसका जो प्रेशर है वो कम होगा या नहीं होगा इन पैसों से। लेकिन बहरहाल ये पैसे इतने काफ़ी नहीं है कि हम अपने इम्पोर्ट बिल की अदायगी को कंट्रोल कर लें। हमें कर्जे रोल ओवर होने के बाद भी हमें इस साल 12 से 14 अरब डॉलर की कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है। तो बात यही है कि देखिए प्रेशर तो है ना, 6,500-7,000 कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं। उसके अलावा फिर आपको मल्टीनेशनल कंपनीज का डिविडेंड भी देना है, फिर आपको गर्दिशी कर्जे भी देने हैं रुपए की मद में। तो प्रेशर तो देखें हैं। उसके अलावा फिर आपके कर्जे रोल ओवर हो रहे हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिल रहा है वक्ती तौर पे। लेकिन 365 डेज़ की वेटिंग पर जो मज़ीद इम्पोर्ट होगी आपके मुल्क में, वो जो प्रेशर है वो एक अलग है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रुपए पर दबाव बदस्तूर जारी है। और आज हमने देखा कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हुआ है और जाहिर सी बात है इम्पोर्टर जो है वो डॉलर की डिमांड उसकी वैसी की वैसे ही है। कमर्शियल बैंकों में उसने अपने एलसी के पेपर्स तो जमा कराए हुए हैं और कमर्शियल बैंक्स डॉलर देने में आज भी प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके मुल्क में आज भी डॉलर का उस हिसाब से फ्लो नहीं है जो होना चाहिए। ठीक, हमजा, करेंसी मार्केट के हवाले से और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से तो हम लोग बात कर चुके, डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से बात करें तो अशिया ख़ुरोनोश मार्केट में बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं। चीनी की इतनी किल्लत हो चुकी है कि गरीब आवाम दुहाई देता हुआ नज़र आ रहा है, दुहाई देने पर मजबूर हो चुका है। गवर्नमेंट से बारहा इसके इकदाम करने की अपील की गई है, लेकिन अब जाके बिलाखिर गवर्नमेंट के कान पे जूं रेंगी है और चीनी की जो किल्लत है उसको पूरा करने के इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। क्या इकदाम किए गए हैं स्पेसिफिकली? बस यूटिलिटी स्टॉक कॉर्पोरेशन के लिए हुकूमत ने एक स्टेप उठाया है और एक सरकारी टेंडर जारी कर दिया। 20 तारीख को उसकी नीलामी होगी और उस हवाले से जो है वो जब बिड खुलेगी तब पता चलेगा कि हुकूमत कितनी सब्सिडी देती है। बहरहाल मुल्क भर में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तियाब नहीं है और होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी 130 रुपये से बढ़कर 132 रुपये हो गई और रिटेल मार्केट में 138 और 140 रुपये भी बिक रही है। अब देखना यह है कि हुकूमत कितनी सब्सिडी देती है और कितनी चीनी जो है वो सस्ती मुहैया की जाती है यूटिलिटी स्टोर्स पर और इस पर कितना वक्त लगता है, ये तो कुछ दिनों के बाद इसका फैसला हो जाएगा। ठीक, हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र पराजा साहब, चेयरमैन हैं ई कैप। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। एक बार फिर से अपनी टीम को कहूँगी कि ज़फ़र साहब से रब्ता करें। नाज़रीन ने चीनी की कीमत में जी, ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़फ़र साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि डॉलर की कदर में मुसलसल कहीं इजाफा देखने में आता है तो कभी कमी देखने में आती है, लेकिन आज डॉलर की कदर में एक बार फिर से इजाफा देखने में आया है। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि डॉलर की कदर में जो है मुसलसल अब आने वाले वक्तों में कमी देखने में आएगी क्योंकि IMF मुआहदा हो चुका है। डॉलर की कदर में आज भी देखने में आया कि इजाफा देखा गया है। इसको कंट्रोल किस तरह करेंगे, क्या क्या इकदाम करने चाहिए इसके लिए? डॉलर को कंट्रोल तो हमने नहीं करना, ना हमें करना चाहिए। यही है कि आपको डॉलर के रेट को, अपने पाकिस्तानी रुपये को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना होगा। वो डिटरमिन करेंगी कि भाई इसकी प्राइस क्या है। ये उनकी एक अहम शर्त है जी। और अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो इसकी पहले की तरह इसके नताइज खराब निकलेंगे, जैसे कि हमारा IMF का मुआहदा 1 साल लेट हुआ और मजीद सख्त शराइत पे हुआ।
तो डॉलर का रेट तो मार्केट डिटरमिन करेगी, और लगता यही है कि आने वाले दिनों में रुपए पे दबाव रहेगा, क्योंकि जो हमने पेमेंट्स करनी है इस साल, वो हमारे पास काफ़ी 10 से 15 बिलियन डॉलर की शॉर्टेज है। अब उस शॉर्टेज को दूर करने के लिए अगर हुकूमत चाहे तो वो शॉर्टेज को कंट्रोल कर सकती है, जिसकी दो तीन तरीके हैं। एक, हमको सादगी अपनानी होगी, और दूसरा हमको किफ़ायतशारी अपनानी होगी, और तीसरी हमको ईमानदारी अपनानी होगी। तीनों बड़े खास मुश्किल तौर काम है पे ये, हमको अपने खर्चे। तीनों बड़े मुश्किल काम बता दिया आपने, ये तो तीनों नहीं होते। अब क्या करेंगे फिर हम जफर साहब? सर सर अगर ये नहीं करेंगे तो फिर खुदा ना करे हम तकलीफ में ही रहेंगे। जो वक्ती तौर पे हमारा डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, वो थोड़े दिनों बाद इससे बड़ी शक्ल में आएगा, जी क्योंकि बिल्कुल, वो तो आएगा। ओवरऑल हमने हर, ठीक है जी, तो उसकी तैयारी अगर हम नहीं करेंगे, अगर हमारी जितनी चादर है हमको उतने पैर फैलाने पड़ेंगे। ठीक। अगर उससे ज़्यादा फैलाएंगे तो जैसे अभी हमारा हाल है, तो खुदा ना करे हमारा हाल और ख़राब ना हो जाए। अल्लाह ने हमें मौका दिया है आईएमएफ की शक्ल में कि हमारा मुआहदा हो गया, जी। हमको उसने एक मौका दिया है। और आईएमएफ के साथ जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं, नो डाउट, और वज़ीर ख़जाना साहब ने बड़ी मेहनत की है, और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए गवर्नर स्टेट बैंक और उनकी टीम ने, जो कि जिसको कहा जाता है गुमनाम हीरो, उन भी वो लोग हैं। तो अब हमको वक्त आ गया है कि अपनी हर चीज़ को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, अपनी तमाम पॉलिसीज़ को। और वक्त और हटे हुए, मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा, जी। लेकिन हमको एक चीज़ दीवार पे लिखी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, मिसमैनेजमेंट है। अच्छा जफर साहब, अगर हम डॉलर की वैल्यू को मार्केट बेस कर हाँ, देते हैं, फ्री फ्लोट कर देते हैं, मैंने तो आपसे आप कहा क्या समझते हैं कि आज डॉलर का रेट क्या होगा? मतलब आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि डॉलर कहाँ पे स्टैंड आप करेगा अगर हम फ्री फ्लोट कर देते हैं डॉलर का एक्सचेंज रेट? आप देखिए, इस वक्त फ्री फ्लोट है, हुकूमत की कोई इस वक्त मुदाखलत नज़र नहीं आती डॉलर के रेट में। अगर हम इसको फ्री फ्लोट कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपनी कुछ पॉलिसीज ठीक करनी होंगी, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को टैग करना होगा, और रेमिटेंस ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा, एक्सचेंज कंपनीज को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा। ठीक। तो फिर तो डॉलर का रेट बढ़ने के चांसेस कम है। आईएमएफ अगर से हमें हमने रकम मिल गई, चीजें दोस्त ठीक, ममालिक से हमें रकम मिल गई, उसके बावजूद भी रुपया जो है वो बेहतर नहीं हो रहा है, और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद रुपया डिवैल्यू होने की बात आप कर रहे हैं, ये क्या माजरा है? जी देखिए, ये माजरा ये है कि हमारे पास सारे पैसे आने के बाद फिर भी तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर की शॉर्टेज है ठीक। के बाद। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? अपनी बचत करके, अपनी इंपोर्ट कम करके, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा के, रेमिटेंस बढ़ा के तो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके पे चलते रहे, जो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जी। तो वो रास्ता अच्छा नहीं है। खास तौर पे जो महंगाई का एक तूफान मजीद आने वाला है, जैसे को बिजली के बिल मिले हैं, वो मुझ समेत हर आदमी उससे परेशान है बिल्कुल। कि वो तकरीबन डबल नहीं तो 30-40% बढ़ गए हैं। ठीक। मजीद ये जो हमको जो लोन मिला है, इसकी हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है और करनी है। सही। बिजली की कीमत की शक्ल में, गैस की, पानी की, टैक्सेस की। तो खुदा ना करे हालात मजीद खराब ना हो जाए, खासतौर पे उन लोगों के जो पॉवर्टी लेवल से नीचे हैं या पॉवर्टी लेवल से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ठीक। उनका ख्याल करने की ज़रूरत है। और इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है। जी। तो हमको इस वक्त बहुत ज़्यादा गरीब आदमी का ख्याल कर, क्योंकि जो हमारे हालात हैं जी। वो खित्ते में इर्द गिर्द किसी के इतने बुरे हाल नहीं है। अफगानिस्तान जैसा तबाहशुदा जंगज़दा मुल्क भी हमसे बेहतर है, ठीक। उनकी करेंसी भी 80-85 है। तो अगर हम इसी तरह कर्ज लेते रहे, अब तो पोजीशन ये है, एक तो जो फॉरेन हमारे डेब्ट के अलावा जो हमारे लोकल डेब्ट हैं, जी। उनकी पेमेंट, उनकी सूद की अदायगी करने के लिए भी हमारे पास अब पैसे नहीं हैं।
ठीक तो ठीक, बहुत शुक्रिया IMF तो आपको आपका ज़फ़र पराचा साहब, एक आपने अपनी राय के हवाले से आगाह किया। और ज़फ़र पराचा साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान को ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है, ऐसी कुछ स्पेसिफ़िक पॉलिसीज़ बनाने की नीड है जिससे पाकिस्तान आगे जाके अपने मुआशी पहिए को एक बार फिर से धक्का लगा सके, एक बार फिर से पाकिस्तान का मुआशी पहिया चल सके। महंगाई इतनी हो चुकी है और डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। IMF से मुआहदा तो हो चुका है, लेकिन IMF ने पाकिस्तान से टैक्सेस का जितना भी वो ग्राफ है वो मांग लिया है। आगे चल के क्या होगा, क्या मिनी बजट पेश करने जा रहे हैं हम लोग, या फिर कौन से ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान दोबारा वापस अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ये अहम सवाल है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की स्मॉल इंडस्ट्रीज जितनी भी है वो तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी हैं, उनको शदीद मसाइल का सामना है और किन मसाइल का सामना है ये प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हारून शमसी साहब, सनतकार हैं। इसके अलावा रेहान जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन सिंध पेपर मिल्स फोरम हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। रेहान जावेद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि एक जानिब तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ अपने प्लांट्स पाकिस्तान में बंद करके जा रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज और इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान के स्मॉल इंडस्ट्रीज को किन मुश्किलात का सामना है कि तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम देखिए जी, अस्सलाम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए और बनाने के लिए आपका उसमें सबसे पहले प्रोसेस के लिए आपको बिजली चाहिए होती है, और बिजली की कॉस्ट हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है कि उसके ऊपर अब कोई चीज़ मज़ीद बनाना, उसको लोकली सेल करना या उसको मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना अब मुमकिन नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर बिजली की कॉस्ट में और हमारी बिजली की कॉस्ट के अंदर, हमारी बिजली की कॉस्ट 16 सेंट है, बाकी जगहों पे 4 से 9 सेंट के दरमियान आती है। तो जाहिर सी बात है जी, जब हम महंगी बिजली से प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो हम ना एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उसकी जगह चीज़ें इंपोर्ट होकर हमारी मार्केट में जाके छा जाएंगी और हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हुकूमत ने तो अब से कुछ दिन कबल जो एदाद शुमार जारी किए थे छोटी सनतों की तरक्की के, तो उसमें तो आपको पॉजिटिव दिखाया था, आपकी तरक्की की शरह बढ़ गई थी, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल माइनस में थी। खैर अब तो खैर -9.9% आ गई लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल। तो जब वो आपको पॉजिटिव दिखा रही है गवर्नमेंट, तो आप क्यों इतने परेशान हैं? देखिए जी, उसकी वजह यह है कि SME सेक्टर जो है वो ज़्यादातर जो छोटी मोटी इंडस्ट्री हैं जो कि रहायशी इलाकों में या छोटे मोटे इलाकों में या इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर भी लगी हुई हैं, वो बहुत किसी फॉरम के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। सिर्फ FBR की रजिस्ट्रेशन होती है उनके पास और वो 3 या 4 लोगों पे काम करती है, जिसको हम SME कहते हैं एक्चुअली। और वो वाली इंडस्ट्री जो है वो नापैद होती जा रही है और वो लोग अपना बिजनेस बेच के छोटी छोटी लूमें, कराची में पिछले 1 साल के अंदर 1800 लूमें बिकी हैं। अब वो बहुत सारी लूमें ऐसे भी लगी हुई हैं कि जो किसी ने 4 लूमें लगाई हुई हैं, किसी ने 10 लूमें लगाई हुई हैं, सबने मिलकर एक ही जगह किराए पे ली हुई है और उसमें 24 लूमें टोटल चल रही हैं। तो वो रिपोर्टेड सेक्टर नहीं है जी, इसकी वजह से जो है ये गवर्नमेंट के आदाद शुमार जो है वो ठीक नहीं है। ठीक। हारून शमसी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप सनतकार हैं, आप अच्छी तरह सनतकारों के जितने भी मसाइल उनको जानते हैं। जो भी पाकिस्तान की करंट सिचुएशन चल रही है, आप क्या समझते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जाके अगर बात करें ग्राउंड रियलिटी की, एक सनतकार को किन मसाइल का सामना है? देखिए जी, रेहान साहब ने तो आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी तो एक मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। जी। साथ में गैस की लोड शेडिंग भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उसके पास ना तो कोई इतने बड़े वसाइल हैं और ना ही इतनी बड़ी जगह है कि वो उसके ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी लगा सके, ठीक है। और वसाइल चूंकि नहीं होते, गवर्नमेंट की तरफ से वसाइल नहीं मिल पाते। मिसाइल मिलने का मकसद ये नहीं है कि कोई एड मिले, जी। मकसद ये कि गवर्नमेंट इतना फैसिलिटेट करे कि पैसे दे दे, भले सो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करे, लेकिन वो इतना इंटरेस्ट दे दे कि उसके ऊपर कोई रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही जा सके, वो भी नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास स्पेस भी कम होती है। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि गैस की प्रॉब्लम है, जितना पिछले साल विंटर में तकरीबन 1.25 महीने करीब जो है ना वो इंडस्ट्री बन रही है। अब जो उस इंडस्ट्री को बंद रखने की वजह से जो कॉस्ट, जाहिर सी बात है बन इंडस्ट्री की भी एक अपनी एक कॉस्ट है, जी। तो वो जो कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा है कि वो वहां से लोगों ने बेचा है, यानी वो उनके पास ना जगह है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना गैस है, इवन पानी भी अगर वो खरीदते हैं, क्योंकि आपको पता है कराची में पानी जो है बाउजर से आते हैं, लाइन से तो आता नहीं है, तो वो जो बाउजर से खरीदते हैं वो भी अब उसके रेट भी इतने ज्यादा हो गए कि वो अब स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस बेयर ही नहीं कर पाते किसी सूरत से। तो कई मल्टीपल परेशानियां जिनकी वजह से SMEs जो है बहुत प्रॉब्लम में है,
वो कि ठीक। गवर्नमेंट बड़ा कहती है कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है, कोई सपोर्ट हमें दिखती नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ये बताएं आपसे, अब अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने साथियों से भी मुलाकात की थी, तो उसमें आप लोग गैस एलोकेशन पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे थे। तो गैस एलोकेशन पॉलिसी के हवाले से आप लोगों ने हुकूमत से बात की, क्या अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, कोई प्लान बना रहे हैं आप लोग? क्योंकि एसएमईज की बात तो नहीं सुनी जा रही हुकूमत के फोरम पर, तो क्या करेंगे अब आप? बिल्कुल जनाब, आपकी बात बिल्कुल बजाय कि गवर्नमेंट जो है वो एसएमएस की बात नहीं सुनती। उसकी रीजन ये है कि उन तक कान पे बात ही नहीं जाती। जिससे आपने ग्राउंड रियलिटी की पहले बात की, यहाँ पे अगर कभी कोई मीटिंग कॉल होती है, पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए बुलाया जाता है, तो वो बड़े बिजनेसेस को बुला लेते हैं, ठीक। और जाहिर सी बात है उनकी परेशानियां डिफरेंट हैं और एसएमईज की परेशानियां डिफरेंट हैं। जी। तो वो उनकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट की जाती हैं, जो एसएमईज को फायदा नहीं दे पाती। जैसे मैं एक छोटी सी बात कह दूं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है, काम करती है, उसमें जो है वो सिंगली यानी डिबेट बढ़ा देना या किसी और तरह से उनको सब्सिडी दे देने से होता क्या है कि वो एक सिंगल पर्सन के ऊपर चला जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडाइज कर दें। अच्छा, अब हम सब्सिडी भी नहीं मांगते, हम तो कहते हैं कि सिर्फ जो गैस एलोकेशन आपकी पॉलिसी है उसके ऊपर वर्किंग कर लें। किसी तरह से जो नेचुरल गैस है वो जो है जो पॉलिसी के मुताबिक जो कैबिनेट ने अप्रूव की हुई है उसके मुताबिक जो है वो दे दें पावर गैस, प्रोड्यूसिंग कंपनी। ये बताएं ना कि गैस एलोकेशन पॉलिसी से हुकूमत के खजाने को कितना फायदा होगा? सर जी कोई उसको 99 बिलियन रुपए का तो ऐसे ही फायदा हो जाएगा। अच्छा। जो वो सब्सिडाइज कर रही है जनरल पब्लिक को दे के, उसको 99 अरब रुपए का गवर्नमेंट को फायदा होगा। और उसके अलावा जो है जनरल पब्लिक और एसएमईज दोनों के इलेक्ट्रिक के रेट कम होंगे, जिसकी वजह से बिजनेस भी फ्लरिश करेगा और आम आदमी की जिंदगी भी सहल हो जाएगी। मगर हमारे पास तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि एनर्जी क्राइसिस है और पर आने वाले दिनों में जो कुदरती गैस है उसके ज़खायर में भी कमी वाक़ हो जाएगी। तो ये डिमांड जो आप कर रहे हैं ये कैसे फुलफिल हो पाएगी? रेहान भाई आप जवाब देंगे? जी बिल्कुल, मैं इस बात का जवाब दूंगा। देखिए, गैस एलोकेशन पॉलिसी सबसे पहले कहती है कि जी आप डोमेस्टिक और कमर्शियल यूजर की डिमांड पूरी करें, उसके बाद ये गैस आप देंगे पावर प्लांट्स को जो ग्रिड को बिजली सप्लाई करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे जो ग्रिड के पावर प्लांट्स हैं जो सस्ती यहाँ गैस से मुराद आपका सिंध है या पाकिस्तान है? यहाँ से मुराद पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जी। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो गैस सस्ती गैस है ये जा रही है डोमेस्टिक यूजर और कमर्शियल यूजर को, जो कि बिल्कुल ठीक है, गैस एलोकेशन के मुताबिक है। उसके बाद जानी चाहिए ये ग्रिड के पावर प्लांट्स को बिल्कुल सस्ती गैस, जबकि ग्रिड के पावर प्लांट्स को चलाया जा रहा है आरएलएनजी पे, और 210 से 230 एमएमसीएफडी गैस प्राइवेट पावर प्लांट्स को, बड़ी इंडस्ट्रीज के प्राइवेट पावर प्लांट्स को दी जा रही है, जो कि 14 रुपए में बिजली बना रहे हैं, जबकि मेरा और आपका घर का बिल और मेरी इंडस्ट्री का बिल वो कहीं 48 रुपए से ऊपर निकल चुका हुआ है बगैर टैक्सेस के, इस वक्त नए वाले रेट्स के मुताबिक। अब सर, जो बड़े कैप्टिव पावर प्लांट्स वाले हैं वो हुकूमत को फंडिंग भी तो करते हैं ना इलेक्शन में, आप भी करनी शुरू कर दें, आपको भी रिलीफ मिल जाएगा जैसे उनको मिल रहा है। सर मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। बात ये कि जो बड़े प्लांट्स हैं उनका क्योंकि असर ज्यादा होता है और तमाम फेडरेशन चैम्बर्स और तमाम चीजों में वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट को नीचे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट या एसएमई सेक्टर तक पहुंचने में उनकी बात सुनने का मौका नहीं मिलता। अगर गवर्नमेंट हमारी आपके तवज्जुह से बात सुनेगी तो लाजमी तौर पे वो इस ना तो एक तरफ उसकी सब्सिडी मिलेगी, दूसरी बात ये 210 एमएमसीएफडी जब एफिशिएंट पावर प्लांट्स में जाएगी, गवर्नमेंट के अपने आरएलएनजी पावर प्लांट्स में जाएगी, तो उससे बिजली भी डबल बनेगी आपकी, और वो गैस आपकी एक तो महफूज होगी। मुसद्दिक मलिक साहब ने मुलाकात की, मुसद्दिक मलिक को आपने कोई डॉक्यूमेंट्स भेजे, कोई लेटर भेजे उनसे, उन्होंने क्या कहा आपको? जी मुसद्दिक मलिक साहब हमारी बात से बिल्कुल एग्री हुए थे और मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा था कि जी हम जाके इस पे वर्किंग करेंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। बट द पॉइंट इज के वो हमारी बात अच्छी तरह समझ गए थे। पब्लिक फोरम पे भी उन्होंने ये बात बोली थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बड़ी इंडस्ट्री है ये बिजली बनाने के बिजनेस में या इंडस्ट्री चलाने के बिजनेस में। बिल्कुल ठीक, मुसद्दिक मलिक साहब से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और फिलहाल हुकूमत की जानिब से अब तक कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए। दोनों मौजूद मेहमानों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे साथ रहें प्रोग्राम में। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हारून शमसी साहब, सनतकार हैं, और रेहान जावेद साहब, चेयरमैन सिंध पेपर मिल्स फोरम हैं। मैं रेहान साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप लोगों ने बारहा हुकूमती नुमाइंदगान से रब्ता किया, उनसे अपने मसाइल डिस्कस करने और उनको हल करने के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा किया, लेकिन आप लोगों को बकौल आपके कोई खातिर ख्वाह मस्बत नताइज सामने नहीं आए। अब आप लोगों का अगला राह अमल क्या होगा? देखिए जी, अगर ये सबसे पहले मैं आपको बात क्लियर कर दूंगी, ये जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री है ना, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती, इसकी बात कोई नहीं सुनता सिवाय न्यूज एंकर्स के या न्यूज चैनल्स के। इसके ऊपर ना कोई तवज्जो देता है, ना कोई इसकी देखिए, अगर मैं बिजली खरीद रहा हूँ ग्रिड से, जो कि मुझे टैक्सेस के साथ 55 रुपए की पड़ रही है या 50 रुपए की पड़ेगी, जाके मुझे 55 से 50 रुपए का रेट आएगा, और अगर कोई मेरा कंपटीटर जो कि मुझसे साइज में बड़ा है वो 14 रुपए यूनिट की बिजली इस्तेमाल कर रहा होगा, तो मैं एसएमई सेक्टर तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता ना। और नेचुरल गैस पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक यूनिट कितने का पड़ेगा आपको? लेकिन जो कैप्टिव पावर वाले नेचुरल गैस से बिजली बना रहे हैं, उनको आज के रेट के ऊपर 1200 और 1100 रुपए पे 15 से 14 रुपए, 14 से 15 रुपए का यूनिट पड़ रहा है जी। और यही वाली गैस अगर ग्रिड के अंदर दे दी जाए या पावर प्लांट्स को दे दी जाए, तो वो 5 से 7 रुपए की बिजली बनाएंगे, जो कि आवाम के लिए होगी। सही। तो अब आप क्या समझते हैं कि आपको तो जाहिर सी बात है गैस ऐसे ही मिलेगी जैसे आपको मिल रही है, आइंदा वाले दिनों में भी हुकूमत आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही। मुसद्दिक मलिक आपकी बात समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको जवाब नहीं दे रहे, आपकी कोई बात सुन नहीं रहा। कराची चैम्बर, फेडरेशन चैम्बर आपको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो अब ऐसा भी इस सेक्टर को सर्वाइव करने के लिए क्या किया जाएगा? अच्छा, इसमें मैं अगर एक चीज रेहान साहब, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, जी हारून शमसी साहब, एक चीज तो ये समझ लीजिए कि बड़ी इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री दोनों को साथ चलना है। बिल्कुल, छोटी इंडस्ट्री ये नहीं हो अपना सकता कि मैन्युफैक्चरिंग दोनों करती, बड़ी बंद हो इंडस्ट्री के जाएं या लिए। दोनों में से एक चले एक बंद हो जाए, ठीक है। बिल्कुल जाहिर सी बात। हमारा तो कहना यह है कि आरएलएनजी यानी महंगी गैस जो है वो अगर बड़ी इंडस्ट्री को दे भी देते हैं, कैप्टिव पावर को दे भी देते हैं, तो चूंकि उनके लाइन लॉसेस 0 होते हैं और यहाँ पे लाइन लॉसेस 11% के हिसाब से हैं, ठीक है। तो अगर लाइन लॉसेस वहाँ पे 0 होते हैं या फिर 1% या 0.5% के ऊपर आता है, तो अगर देखा जाए तो उनको जो है वो बिजली ज्यादा 32 रुपए की पड़ेगी आरएलएनजी पे। और अगर हमें यानी जनरल मासेस को, घरेलू और एसएमईज को, अगर यही सस्ती गैस जो है वो ग्रिड पे दे दी जाएगी, तो हमारे ऊपर ये बिजली का रेट बनेगा तकरीबन ऐसी 33-34 रुपीज। अच्छा, पंजाब में भी यही है? पंजाब में भी यही शेड्यूल है जो सिंध के अंदर है? जरा पॉलिसी तो पूरे मुल्क की एक ही है, और वहाँ पे आरएलएनजी जाती है, ठीक है। वहाँ पे आरएलएनजी का ज्यादा होता है, चूंकि सिंध की चूंकि गैस है, तो इसलिए सिंध को नेचुरल गैस ज्यादा मिलती है और उनको आरएलएनजी मिलती है। लेकिन उनकी आरएलएनजी पहले सब्सिडाइज रेट पे मिलती थी, ठीक है, और अब वो सब्सिडी खत्म कर दी गवर्नमेंट ने। पहले सब्सिडाइज रेट पे थी, अब नहीं है। ओके। वहाँ पे और यहाँ पे सिंपल ये फर्क है। हमारा तो सिंपल जो एक मतलब अगर कहा जाए गवर्नमेंट से और लोगों से, ये है कि वो खुद आगे आए, देखें, इसको समझें, और विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होनी चाहिए। हमारे पास भी अगर 34-35, देखिए एक और चीज भी अभी जो नेपरा का नया एक रेट के ऊपर जो है, उसमें 71% हम कैपेसिटी के ऊपर पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये सस्ती बिजली होगी, आपको मैं बताऊं, इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है या 50% पे चल रही है इलेक्ट्रिक और गैस के महंगे होने की वजह से। अगर ये इलेक्ट्रिक सस्ती हो जाए, तो हमारे अगर कारखाने चलना शुरू होते हैं, तो ये कैपेसिटी जो हमारी एक मेन फैक्टर बन गया है उसका रेट का, वो कम हो जाएगा 71% से, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक के दाम भी कम हो जाएंगे। अच्छा, अभी तो जो नेपरा ने जो कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है, तो इस मतलब जो एक पूरा एक मैकेनिज्म है, इसमें गैस की परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है? अस्सलाम वालेकुम जी, पूरे मुल्क में इस वक्त जो पावर सेक्टर को गैस दी जा रही है वो लेस देन 50 MMCFD है, और जो कैप्टिव पावर को गैस और आरएलएनजी दी जा रही है वो इस वक्त तकरीबन 450 MMCFD है। इसमें से सिंध के जो कैप्टिव पावर हैं उनको 230 MMCFD गैस इस वक्त दी जा रही है, जिससे वो 14 रुपए की बिजली बना रहे हैं। आपका केस, आप लोग अदालत में गए थे, आपने अदालत में केस भी दायर किया था 2018 में गालिबन। तो कुछ कंज्यूमर्स अदालत का रुख कर चुके हैं इस सिलसिले के अंदर, लेकिन अदालत में भी केस पेंडिंग है, लेकिन उस पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, वहां से कोई फैसला नहीं। अच्छा, मुसद्दिक मलिक ने जब आपकी बात को एक्सेप्ट किया था और आप कहा था कि आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, और अभी आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है, आप लोग और अफेक्टेड होंगे,
तो क्या मतलब क्या करने का चाहेंगे फिर आप? क्या मतलब ताले लगा देंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या चैम्बर ऑफ एडमिशन की कराची चैम्बर ऑफ एडमिशन चैम्बर की मदद हासिल करेंगे? क्योंकि आपकी आवाज़ वो मीडिया तक पहुंच गई है और मीडिया आगे पहुंचा रहा है। इसके बाद आप लोगों का क्या नेक्स्ट प्लान है? सर जी देखिए, मैं इसमें एक चीज करूंगा। इंडस्ट्री जो है ना, इसको बंद करना आसान काम नहीं होता, बिल्कुल जाहिर सी ताला बात। लगाना आसान काम नहीं होता, क्योंकि बंद इंडस्ट्री भी जो है ना वो एक कॉस्ट है, बहुत बड़ी कॉस्ट है, जाहिर सी जो बात। आदमी अपनी पॉकेट से पे नहीं कर सकता, वो चला के ही पे करता है। नंबर 1। नंबर 2, ये एक रिकरिंग प्रोसेस है जो मुसलसल आप चलाते ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा एक दूसरे से लिंक है। जी एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं, हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं। अभी जो सिलसिला चल रहा है वो सिलसिला ये चल रहा है कि हम पुराने ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे हैं नुकसान के अंदर, कि भाई ये नुकसान के अंदर कर रहे हैं, लेकिन इसको ऑर्डर को, चूंकि हमारी कमिटमेंट है, इंटरनेशनल कमिटमेंट भी है, हमारे पाकिस्तान का नाम है, वो खराब ना हो तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो हम उसको ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने ऑर्डर जो हैं वो हम समझिए नुकसान में चला रहे हैं अभी। अच्छा रेहान साहब, ये बताएं, अब तो हुकूमत जाने वाली है ना, अब तो चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो बहुत ताखीर नहीं कर दिया आपने आवाज़ उठाने में? अगर आप आवाज़ उठा भी रहे थे तो जाहिर सी बात उसका इतना असर नहीं हुआ। अब तो हुकूमत जाने वाली है, अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए जी, होगा क्या इवेंचुअली, ये छोटी इंडस्ट्री अपनी फैक्ट्रियां बंद करेगी, मशीनें तोल के बेचेगी जी। और आहिस्ता आहिस्ता शेड बना के किराए पे दे देगी इंपोर्टर्स के लिए। उससे आपकी इंपोर्ट भी बढ़ जाएगी, लेबर भी बेरोजगार हो जाएगी, और उसके बाद हम क्या शोर मचाएंगे? हमारी ना चेंबर सुनता है, ना फेडरेशन हमारी बात सुनती है। कोई सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर बैठे हुए हैं और सबके सब कैपिटल पावर वाले हैं। सबने अपने कारखाने में, अपने अपने फैक्ट्रियों के अंदर बिजली बनाने के जनरेटर लगाए हुए हैं और सस्ती गैस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो आवाम के लिए, हमारे लिए, आपके लिए मुख्तस की गई है। और उसका सबूत है गैस एलोकेशन पॉलिसी, आपको हम उसका प्रूफ दे देते हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। लेकिन बात ये कि अब इवेंचुअली ये होगा, ये छोटी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, बड़ी इंडस्ट्री सर्वाइव कर जाएगी, और ये जितने लोग हैं ये सारे अपने शेड वेड किराए पे देके और घर पे जाके बैठेंगे। यानी कारोबारी तबके की अशराफिया जो है वो छोटे कारोबारी तबके को निकल गई है, मुख्तसर सी बात ये है। बिल्कुल निकल गई है। बड़ी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री को निकलती जा रही है, निकल गई है और निकलती जा रही है। भाई 14 रुपए और 48 रुपए 50 रुपए का यूनिट का फर्क कितना बड़ा फर्क है? आप मुझे एक बात बताएं, कोई भी दुनिया में, पाकिस्तान को छोड़ें, भाई आप पंजाब में चले जाएं, पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आरएलएनजी पर चल रही है आज, और कराची की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो नेशनल गैस पे बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। आप मुझे एक बात बताएं, एक चीज की कीमत के अंदर 15% का सिर्फ एनर्जी कॉस्ट में फर्क होगा, तो कौन बेच पाएगा? आप तो दुनिया भर में कंपटीशन की बातें करते हैं, हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की मसनूआत का कंपटीशन नहीं कर सकते, मार्केट में माल ही नहीं बेच सकते। बिल्कुल ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया हारून शम्सी साहब और रेहान जावेद साहब, आप दोनों की कीमती वक्त का। नाजरीन, तमाम सनतकारों का ये मुतालबा है, जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उनका ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट हमारे इक़दाम सुने और उनका जो है वो हल निकाल सके, ताकि जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं वो एटलीस्ट अपना रोज़गार चला सकें और तबाही के दहाने पे पहुँच चुकी हैं और इंडस्ट्रीज़ को बंद ना करना पड़े। इसी के साथ ही मुझे और हमजा गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।